हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर एपिसोड नंबर 4 लेके आ गए, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ से मतलब आज का जो टॉपिक है वो सर्किट थ्योरी के ऊपर डेडिकेटेड है। मतलब जो सर्किट होता है प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, इन सर्किट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले फेजर डायग्राम समझना पड़ेगा, ये आज का लेक्चर प्लानर है। फेजर डायग्राम समझने के बाद ही आप ये सारा टॉपिक यानी आर सर्किट जिसको हम लोग प्योरली रेजिस्टिव बोल रहे हैं, एल सर्किट जिसको हम लोग प्योरली इंडक्टिव बोल रहे हैं, और सी सर्किट जिसको प्योरली कैपेसिटिव बोल रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब एसी सोर्स को हम लोग किसी भी सर्किट एलिमेंट से लगाते हैं तो उसका नेचर बदल जाता है। तो इसीलिए तीनों को फिर से पढ़ना पड़ेगा एक बार, और करंट और ईएमएफ का एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। तुम लोग जो करंट और ईएमएफ का एक्सप्रेशन पढ़ी हो ये वाला, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ का, हाँ, और ये दोनों एक्सप्रेशंस किसके लिए है? एसी सोर्स के लिए। ठीक है, एसी सोर्स के लिए, और इंस्टेंटेनियस है ऑब्वियसली, एवरेज तो है नहीं ये दोनों ना। अच्छा, तो ये दोनों इक्वेशन जो तुम देख रही हो ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के लिए है। मतलब अगर सर्किट में सिर्फ रजिस्टर हो तब तुम देखो, एक चीज तुम गौर की होगी कि जब तुम स्टार्ट की थी पढ़ना फिजिक्स, तो तुम चैप्टर नंबर 2 में जब आई थी, यानी कि क्या नाम था चैप्टर 2 का, बताओ चैप्टर 2 का नाम बताओ। कैपेसिटेंस तो नहीं था चैप्टर 2 का नाम, क्या नाम था बताओ चैप्टर 2 का है? हाँ, हमको लगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलोगी। तुम बताओ क्या नाम था? हाँ, ये नाम है ना चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसमें तुम पढ़ी थी कैपेसिटर के बारे, पढ़ी थी कि नहीं बताओ? चैप्टर 2 में कैपेसिटर के बारे पढ़ी थी, और उसमें ये ऐसे करके बनाते थे और यहाँ पर सी कैपेसिटेंस लिखते थे। उसके बाद याद करो यार, तुम चैप्टर नंबर 6 में आई थी। चैप्टर नंबर 6 में क्या नाम था बताओ? 6 का जल्दी बताओ, नाम बताओ जल्दी बताओ, उतना टाइम नहीं है। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में निपटा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें तुम एक नया चीज के, अच्छा चैप्टर 3 में भी तुम पढ़ी थी, ऐसा नहीं है। चैप्टर 3 में जब तुम थी तो उसमें तुम किसके बारे पढ़ी थी? रजिस्टर के बारे, ऐसे करके बनाती थी और इसको रेजिस्टेंस इसका आर लिखती थी और ये रजिस्टर होता था। फिर जब तुम चैप्टर 6 में आई तो तुम इसके बारे पढ़ रही थी, और ये कुछ नहीं था, सॉलिनॉइड ही था, जिसको हम लोग इंडक्टर बोल रहे थे, और इसका इंडक्टेंस को क्या लिख रहे थे? एल। तीनों अलग अलग चीज होता है कि तीनों सेम होता है? बहुत अलग अलग है। ये इसका काम है चार्ज स्टोर करना, इसका काम है करंट को रोकना, करंट को रोकना, चार्ज को, हाँ वही बात हुआ, चार्ज को अपोज करना, लेकिन करंट का फ्लो को रोकना ये बोलना। क्योंकि चार्ज जब वायर में रहेगा तब ये कुछ नहीं करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तब उसको रोकेगा। और ये इंडक्टेंस क्या करता है? हाँ, वो स्टोर करता है, वो ठीक है, लेकिन इसमें एक बैटरी पैदा होता है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको बोलते हैं। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है कि जो एनर्जी एक्स्ट्रा है उसको अपोज करके खत्म करता है, या फिर जो एनर्जी बढ़ रहा है उसको उसको कम करता है, या जो एनर्जी घट रहा है उसको बढ़ा देता है। ये इंडक्टर का काम होता है, और यहाँ पर एक इंड्यूस्ड बैटरी बनता है। तो ये सब तुम पढ़ चुकी हो। अब तुम देखो फिर से वही लिखा है यहाँ पर, पढ़ो क्या लिखा है? रजिस्टिव सर्किट, यानी कि तुम फिर से इसके बारे पढ़ोगी, रजिस्टर के बारे। इंडक्टर और कैपेसिटर मतलब दोबारा आएगा ये तीनों चीज। इसलिए बोलते हैं कि जो फिजिक्स होता है पीछे वाला जो है थोड़ा थोड़ा लिंक्ड तो है, ऐसा नहीं कि एकदम ही अलग है। हाँ, भले तुम ये सब नहीं भी जानती हो तो चलेगा काम, मतलब अगर नहीं भी आता तो बता दिया जाएगा फिर से। लेकिन क्या है कि अगर ये सब तुमको पहले से ही पता है तो फिर बहुत अच्छा समझ में आएगा ये। तो हम लोग अभी आर सर्किट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्योरली रेजिस्टिव। और उससे पहले फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम क्या है भाई, कहाँ से आया है? देखो, फेजर डायग्राम इसलिए पढ़ना है ना, ये फेजर डायग्राम इसलिए हम लोग को पढ़ना है क्योंकि हम लोग को ये सब सर्किट समझना है। ये सब सर्किट के लिए पता है डायग्राम भी बनाते हैं हम लोग। क्या डायग्राम बनाते हैं बताएंगे, हम ग्राफ्स बनाते हैं कुछ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और पहले हेडिंग क्या लिखना है? फेजर डायग्राम, है ना। स्टार्ट करना है हम लोग को फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम समझना है, बहुत लोग को फेजर डायग्राम समझने में दिक्कत होता है, हम समझाते हैं फेजर डायग्राम का मतलब। अच्छा तुम यार ये बताओ कि जो ये करंट हम लोग लिख रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ लिख रहे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। पिछले क्लास में याद करो एक न्यूमेरिकल करवाए थे जिसमें हम कुछ ऐसे लिख रहे थे करंट को। जैसे हम लोग अभी करंट का अगर एक्सप्रेशन लिखे छोटा सा, तो इसको लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिखे। फिर एक और हम करंट को लिखते हैं, मान लो इसको लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां लिख देते हैं +5। ठीक है, तो यानी कि तुम ये बताओ कि दोनों में से कौन सा करंट का फेज ज्यादा है? वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, फेज। फेज देखो इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें कुछ एंगल ऐड किया हुआ है। अब ये फेज का मतलब क्या होता है? तो मैथ्स में एंगल पढ़ती हो ना, थीटा, थीटा पढ़ती हो ना एंगल, उसी थीटा को ही क्या बोलते हैं? फेज। अच्छा तुम पहले एक बात समझो यार, ये ओमेगा क्या है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, पहले वो हम बता देते हैं। ये जो ओमेगा है इसको हमेशा हम क्या बोलेंगे बताओ तो? इसको हमेशा हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कभी भी इसको एंगुलर वेलोसिटी मत बोलना। लेकिन अगर तुम एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देती हो तो गलत नहीं होगा वो। क्यों नहीं गलत होगा बता रहे हैं, देखो
देखो होता क्या है ना, जब हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, तो कोई चीज जब ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है तब उसके बारे में बात करते हैं, और जब हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कोई चीज जब ऑसिलेट करता है तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, उसमें ऐसे साइनोसॉइडल ग्राफ बन रहा है ना, तो वो ऑसिलेशंस तो हो रहा है उसमें। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम लोग साइनोसॉइडल वेव को देखें, ध्यान से देखना है, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट देखना, हम तुमको ये ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक और ओमेगा तुम पढ़ी हो एंगुलर वेलोसिटी, जिसको भी उसको भी ओमेगा से डिनोट करती हो, और उसका फॉर्मूला क्या लिखती हो बताओ? थीटा बाई टी, याद आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिखती हो ना, जैसे तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही होता है कि सोच लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, वही लिखा है, ठीक है? तो ये भी वैसे ही होता है। अब आगे सुनना, जैसे तुम देखो कि ये तुम्हारा कर्व हुआ, तो इसमें तुम किसका बात करोगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, और उसका फॉर्मूला क्या लिखोगी? 2πf, ये लिख लोगी। अब सुनो, अब सुनो, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, देखो ये सर्कुलर पाथ है, उसमें पार्टिकल घूम रहा है, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा, तो ये कुछ एंगल थीटा बनाएगा, ठीक है? तो अगर मान लो ये थीटा, इतना थीटा बना रहा है, मान लो ये 2π घूम लेता है, समझना मेरा बात, मान लो ये पूरा 2π घूम लेता है, पूरा ऐसे 2π, तो इसका जब तुम ओमेगा निकालोगी तो ये कौन सा ओमेगा होगा? ये सर्कुलर में घूम रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ या एंगुलर फ्रीक्वेंसी? सर्कुलर पाथ में जब घूम रहा है तो वेलोसिटी हुआ ये, क्योंकि वो घूम रहा है फाइनली, ये तो ग्राफ बना कि करंट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है? तो इसका जब तुम ओमेगा निकालोगे तो लिखोगी थीटा बाई टी, और थीटा कितना वालोगी? 2π। अब तुम बताओ ये 2π कब होगा? जब ये एक चक्कर काटेगा, और एक चक्कर काटने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो तुम देखो इस केस में, अच्छा इसको और क्या लिख सकती हो बताओ तो? क्या ऐसे लिख सकती हो उसको? तो तुम देखो ओमेगा और ओमेगा दोनों बराबर आ गया, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों बराबर आ गया। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर तुम इस केस में, खास करके एसी के केस में, अगर तुम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो उसको, ठीक है, वो भी सही है, एंगुलर वेलोसिटी को बोलोगे तो भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंप्लीट ऑसिलेशन का भी बात कर रहे हैं, समझिए हम क्या बोले? लेकिन अगर सही सही बोला जाए तो क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है, अलग अलग है। इसमें तो रियल में ऑब्जेक्ट घूमता है, और ये वाले में तो बस जो करंट है उसका वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, उसको बताने के लिए बोलते हैं ओमेगा। तो दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन 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 क्योंकि इसमें भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है तो 2π बनता है, इसमें भी कंप्लीट सर्कुलर बन रहा है तो इसलिए 2π हो रहा है। इसीलिए अगर इस चैप्टर में हम लोग सेम भी बोल देंगे तो गलत नहीं होगा, समझ आया? लेकिन बोलना क्या है उसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही बोलना है, क्योंकि यहां पर रियली में मोशन नहीं ना हो रहा है, रियली में क्या करंट ऐसे से घूम रहा है? नहीं ना, करंट तो ऑसिलेट कर रहा है, समझिए मेरी बात क्या बोल रहे? तो ये तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है, मतलब तुमको कुल मिला के उसको क्या बोलना है? एंगुलर वेलोसिटी। अब तुम एक बात और छोटा सा समझना, देखो समझना एक बात, यहां पर ये ओमेगा टी जैसे लिख रहे हैं, तुम ये बताओ कि तुम पहले साइन थीटा पढ़ी थी 10th क्लास में? साइन थीटा, तो ये थीटा का मतलब एंगल होता था, कितना एंगल स्वेप्ट कर रहा है। अच्छा तुमको अब यहां से अगर तुम थीटा निकालोगी, देखना यहां से ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला से देखो, अगर तुम यहां से थीटा निकालोगी तो वो क्या आएगा? ओमेगा टी आएगा। तो तुम ये भी कह सकती हो कि इस थीटा के ही जगह पे तुम क्या लिख दी हो? ओमेगा टी, ऐसे भी समझ सकती हो। अभी तुम बोलोगी सर ये तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप एंगुलर वेलोसिटी को कैसे समझा सकते हैं कि ये, समझी क्या बोल रहे हैं हम? कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? तो वही तो हम बता रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी इस केस में सेम है, क्योंकि इसमें भी 2π चल रहा है और इसमें भी पूरा 2π चल सकता है, तब दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये वाला हमेशा 2π हो, लेकिन कंपेयर करने के लिए तो आ रहा है ना यार, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब ये भी और ये भी बराबर होता है एक स्पेशल केस में, जब दोनों में 2π बनता है तब। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो यानी कि ये ओमेगा टी की जगह तुम समझ सकती हो कि थीटा था, उसकी जगह लिख दिए। मतलब यार हम तुमको क्या बता, हम तुमको बस ये बताना चाह रहे हैं कि ये और कुछ नहीं तो एंगल है, यही समझ में आया ना? ये और कुछ नहीं तो एंगल है, कि कितना एंगल चल रहे हैं, उसी एंगल के जगह पे बस ओमेगा टी लिख दिया गया है, ठीक है? अब तुम ये बताओ इसमें ओमेगा टी में फाई ऐड करने का मतलब है कि उसमें और एंगल बढ़ा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं? एंगल ही बढ़ रहा है ना, एंगल ही बढ़ रहा है, ठीक है? और ये ज्यादा एंगल बढ़ गया और ये थोड़ा उसका एंगल कम है, मतलब ये कुछ पीछे है और ये कुछ आगे है। तो जो आगे होता है उसको लीड बोलेंगे, और जो पीछे होगा उसको क्या बोलेंगे? लैग। जो पीछे होगा उसको क्या बोलेंगे? लैग। तो ये कुछ नहीं तो एंगल है। फिजिक्स में हम लोग उसी एंगल को फेजर बोल रहे हैं, फिजिक्स में उसी एंगल को क्या बोल रहे हैं? फेजर। जो ये एंगल बन रहा है उसी को हम लोग फेजर बोल रहे हैं, ठीक? तो फेजर इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स, एंगल का रिप्रेजेंटेशन को ही फेजर बोल रहे हैं। फेजर क्या है? तो जो एंगल है यार उसी को फेजर बोल रहे हैं। फेजर क्या है? एंगल, फेजर, फेजर 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 एंगल, ठीक है? तो यानी कि ये यार और कुछ नहीं तो एंगल है। अब हम लोग समझते हैं फेजर डायग्राम। तो अब हेडिंग लिखना है फेजर डायग्राम, अब समझ में आ जाएगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, इसका दूसरा भी नाम हम लोग रखे हैं आर्गेंड डायग्राम, आर्गेंड डायग्राम। क्या दूसरा नाम बोलते हैं इसको? आर्गेंड डायग्राम,
ठीक है, आर्गन डायग्राम या फिर फेजर डायग्राम, एक ही बात है दोनों का, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, एंगल को ही दिखाएंगे कि और कुछ दिखाएंगे, एंगल ही दिखाएंगे इसमें, एंगल के बारे में बात कर रहे हैं आगे पीछे जो भी, बाकी ये सब का तो टेंशन नहीं, ये तो यहाँ भी साइन रहेगा यहाँ भी साइन, ये सब ठीक, ये एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन ये सब लिखवाएंगे, पहले देख लो कि होता क्या है इसमें, पहले वो समझो, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो कि आखिर इसमें होता क्या है, उसके बाद इसका डेफिनेशन ये सब लिखेंगे। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जैसे तुम देखना यहाँ पर ध्यान से, ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। हम लोग दो एक्सप्रेशंस लिखते हैं यहाँ पर, एक करंट का लिखते हैं और एक ईएमएफ का लिखते हैं। अभी तुम देखो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये देखते आ रही हो, और E इज इक्वल टू क्या लिखती हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी तुम देखो, ये दोनों एक्सप्रेशंस को हम ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तुमको ये बात क्लियर होना चाहिए कि ये जो आई नॉट और ई नॉट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीक वैल्यू, और इसी को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि कितना वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक। अभी तुम देखो, इस पॉइंट से यानी कि ऑरिजिन से हम दो लाइंस खींचते हैं, एक आई के लिए खींचेंगे, एक ई के लिए खींचेंगे, दोनों को ग्राफ में दिखाना है। अब क्यों, हाँ, दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और दोनों का अलग अलग दिखाना है, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी, तो अलग अलग दिखाओगी ना। लेकिन हमको ये क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं करना है, समझना, इन दोनों का एंगल को कंपेयर करना है। फेजर डायग्राम का मतलब, फेजर मतलब कि इसका फेज को जो कंपेयर करे, ये दोनों करंट और ईएमएफ को नहीं कंपेयर करे, सेम फेज है इसमें। फिर आगे चल के चेंज होगा तब देखेंगे क्या होगा, फिर और चेंज होगा तब देखेंगे क्या होगा। अभी तो दोनों का फेज कैसा है, सेम, लेकिन फिर भी उसका फेजर हम लोग बनाएंगे, और फेजर में क्या दिखेगा कि दोनों साथ साथ है। अभी एक बात समझो, पहले फेज का मतलब समझो क्या होता है फिजिक्स में। फेज का मतलब, जैसे मान लो कि एक लड़का बाबू इधर जा रहा है, ठीक है, और एक लड़की, दोनों रिलेशनशिप में बढ़िया साथ साथ चल रहा है, देखो ऐसे दोनों साथ साथ चल रहा है, तो दोनों के बीच में फेज कितना है, एक भी फेज नहीं है। लेकिन अब तुम समझना कि मान लो कि बाबू जो लड़का था उसका ब्रेकअप हो जाता है किसी तरह लड़की से, ठीक है, और जो लड़का है वो इस तरफ हो जाता है। अब तुम जब ये पिक्चर देखोगी, ये पिक्चर, तो तुमको क्या समझ में आएगा, लड़का हट गया या लड़की हट गई, सोच के बताओ। अभी दोनों कैसे हट गया यार हम क्या बोले, लड़का ब्रेकअप कर लिया तो लड़का हट गया और लड़की इधर जा रही है। लेकिन अगर तुमको हम यही पिक्चर दिखाएं पहले ही, लड़का इधर है लड़की इधर है, तो फिर बता पाओगे कौन किधर हटा। ऐसा भी तो हो सकता था दोनों इधर था साथ में तो लड़की हट गई। तो वही चीज होता है ना, जब ब्रेकअप के बाद तुम किसी से पूछने जाती हो कि तुम उसको छोड़ दिया वो, या वो तुमको छोड़ दी, तो दोनों, एक जन उधर से वो बोलेगा कि नहीं नहीं वो हम छोड़ दिया उसको, वो बोलेगी नहीं नहीं हम छोड़ दिया उसको, तो दोनों तरफ से बात होगा। तो वही चीज है कि यार समझ नहीं आएगा कि कौन किसको छोड़ा, किसका बात में तुम यकीन करोगे, दोनों तुम्हारा दोस्त है, कंफ्यूज तुम किसका बात में यकीन करे। वो रिया, सॉरी मतलब आई मीन पिंकी छोड़ दी राजू को या राजू छोड़ दिया पिंकी को, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, जो छोड़ देगा उसको माइनस कर देंगे, माइनस में दिखा देंगे जिसको, और जो जिसका कोई रिएक्शन नहीं होगा उसको में माइनस नहीं करेंगे। तो कुछ मतलब देखो, ग्राफिकली दिखाने से फायदा क्या समझ रही हो, ग्राफ दिखाने से फायदा ये है कि ये मालूम चलेगा कि कौन किसको छोड़ा, ये कौन पीछे है और कौन आगे है। देखो ये देखो, तुम देखना, ये लड़की जहां थी वही है, लड़का हट गया ना, तो तुम माइनस किस में करोगी, हाँ मतलब जो लड़की है तो जिस फेज में थी उसी फेज में वो हट गया। अभी तुम ये बताओ यार कि अगर दो लोग साथ में चल रहा है तो दोनों में बीच में फेज कितना है, एक भी नहीं, 0 डिग्री। जब दोनों ऐसे अलग अलग हो गया, लड़का इधर जा रहा है लड़की उधर जा रही, कितना फेज हुआ, 90 डिग्री। और जब ऐसे हो गया तो आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं इसको, 180 डिग्री का मतलब आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं, या अपोजिट फेज, ये सारा एक ही नाम है, अपोजिट फेज, आउट ऑफ फेज, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। मतलब ये समझ लो कि जैसे लड़की मान लो बाबू छत में, ठीक है, और लड़का ऊपर जा रहा है चढ़ के कि उससे मिलेंगे, तो लड़की कहाँ आ रही है, नीचे, लड़का ऊपर जा रहा है लड़की नीचे आ रही है, मतलब दोनों का अपोजिट फेज है, मतलब दोनों का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं दोनों का। और अगर दोनों साथ साथ चल रहा है तब तो बढ़िया है, लड़का बाजार जा रहा है लड़की भी साथ साथ बाजार जा रही है, तो बढ़िया है तब तो। समझ में आया कि नहीं है। तो सेम फेज का मतलब साथ साथ चलना, अपोजिट फेज का मतलब 180 डिग्री उल्टा, और एक और होता है 90 डिग्री वाला, उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो फाई है ना, समझ गई फाई का इंपॉर्टेंस क्या है, फाई ये बताता है कि कौन आगे हो गया कौन पीछे हो गया। अच्छा सुनो, यहां देखो कि ये फाई ऐड कर रहे हैं तो ये आगे निकल गया। अच्छा ये बताओ, सोच के बताना, देखो ये वाला करंट आगे, मान ले ये करंट को I1 ले ले और ये करंट को क्या ले ले, एक बात समझना, बड़ा गहरा बात कहने जा रहे हैं, I1 I2। अगर हम यहां से इसको हटा दें, हमको पीछे किसको करना है, इसको कि इसको, पीछे किसको करना है, आगे उसको पीछे करेंगे। देख ये इसमें +5 था, ये +5 था, तो ये आगे है तो इसमें +5 कर दिए। मान लो कि हम चाहते हैं कि हम इसको कुछ नहीं करें, हम इसको पीछे कर देते, एक काम करते हैं यार, इसमें -5 कर देते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ, इसमें +5 करे या इसमें -5 करे, बात तो एक ही बताएगा दोनों। खैर अगर ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको यूज करेंगे बार बार, ठीक है। ये हम मिटा दे रहे ऊपर वाला, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देगा।
वो समझने के लिए था। अरे यार वही बात है कि अगर तुमको बड़ा बनना है तो या तो खुद को डेवलप कर लो, या तो दूसरा को ये कर दो, परेशान कर दो, दूसरा का बर्बाद कर दो। कौन सा पसंद करोगे बताओ? हम ये कह रहे हैं कि जैसे बोला जाता है ना कि अगर तुमको बड़ा आदमी बनना है तो जो छोटा लकीर है उसके बगल में एक बड़ा लकीर खींच दो, या तो ये करो कि जो छोटा लकीर है उसी को छोटा कर दो। तो तुम क्या पसंद करना पसंद करोगी? क्या करना पसंद करोगे? बड़ा लकीर खींचना पसंद करोगे यार? तो दोनों ही सूरत में तो बात तो एक ही बन रहा है ना, वही चीज कह रहे हैं, या तो उसको आगे बढ़ा दो या तो उस वाले को माइनस कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो ये दोनों तो अभी इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना, अभी दोनों कैसे कौन सा वाला रिलेशन में है? अभी साथ साथ दोनों, ठीक है, कोई कोई मतलब कि तनाव नहीं है। ठीक है, अभी देखना ध्यान से, ये तुम्हारा हुआ ईएमएफ के लिए, ये किसके लिए हुआ? ईएमएफ के लिए। अच्छा तुमको पता है अब इसमें वेक्टर लगाएंगे अब हम। ठीक है, अब बोलोगे वेक्टर कैसे लगाएंगे? क्योंकि देखो इसका हम दिशा बता रहे हैं ना, लेकिन ये मत सोचना कि ईएमएफ वेक्टर क्वांटिटी हो गया। समझने के लिए एज्यूम किए हैं बस हम लोग। क्या एज्यूम कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं बस, एज्यूम कर रहे हैं ईएमएफ को वेक्टर क्वांटिटी और करंट को, ताकि ना देखो ग्राफ दिखा रहे हैं ना, तो ग्राफ जब किसी भी चीज का फेजर बनाते हैं ना, जब किसी भी चीज का फेजर बनाते हैं तो उसको वेक्टोरियली दिखाते हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम में हमेशा कोई भी चीज को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे वेक्टर लगा रहेगा तो घबराना नहीं। हालांकि तुमको हम डायरेक्ट ई बोल के भी निकल सकते थे, लेकिन वेक्टर भी लगा रहेगा तो घबराना। लेकिन सुन लो एक मिनट, इसमें वेक्टर मत लगा देना, ये तो एम्पलीट्यूड है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड है, तो उसमें वेक्टर नहीं लगा सकती, वो गलत हो जाएगा फिर। क्योंकि किसी भी ये तो इसका मतलब ही है मैग्नीट्यूड, तुम उसमें वेक्टर नहीं लगा सकती हो। समझ में आया मेरा बात? अच्छा रेजिस्टेंस, ये मत भी सोचना कि कभी हम रेजिस्टेंस में ऐसे वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस को कभी भी ग्राफ में नहीं दिखाएंगे हम लोग। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट का रास्ता में रुकावट, ठीक है, और वो कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता है। तो इसलिए रेजिस्टेंस जैसा क्वांटिटी को ग्राफ में कभी नहीं दिखाएंगे। इसमें वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं, ये भी वेक्टर्स नहीं होता। क्या वेक्टर होता है करंट? क्या ईएमएफ वेक्टर नहीं होता है? लेकिन इसको हम लोग अभी एज्यूम कर रहे हैं एज अ वेक्टर। क्या? नहीं नहीं नहीं, जे और वो सब नहीं यूज करना है, वो सब नहीं यूज करना। नहीं, जे तो करंट डेंसिटी अलग चीज हो जाएगा वो, ये तो इंस्टेंटेनियस करंट है, और करंट डेंसिटी तो फिर अलग चीज हो गया, करंट पर यूनिट एरिया अलग चीज हो गया, वो सब नहीं करना है। तो ये तुम्हारा ईएमएफ हुआ। अब तुम देखो ये वाला किसको दिखा रहा है? ये वाला एरो करंट को, और तुम देख रही हो दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ का मतलब सेम फेज में है। ठीक है, मतलब अगर इस वाले का एंगल बन रहा है ओमेगा टी, देखो ना यहाँ पर। अच्छा ये क्या किए पता है? बहुत लोग इसमें पगलाता है, बोलता है सर हम तो थीटा पढ़े थे। आप ये दिखा, देखो तुम मैथ्स में एक चीज पढ़ी हो, मैथ्स में एक चीज पढ़ी, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल को मेजर करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मेजर करते हैं, उसको थीटा दिखाते हैं। और तुमको हम अभी जस्ट क्लास स्टार्ट करते वक्त बताएं कि थीटा का मतलब क्या होता है, ओमेगा टी। तो यहाँ पर ओमेगा टी लिखने में कोई बुराई है? बस देखो हम तुमको ये फील कराना चाहते हैं ना कि ये फेजर डायग्राम कुछ नया चीज नहीं है। फेजर डायग्राम कुछ और नहीं तो एंगल का ही रिप्रेजेंटेशन है, बस उसी को हम लोग फेजर नाम दे रहे हैं। ये जो थीटा एंगल था उसी को बस फेजर बोल दे रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और हम लोग थीटा नहीं लिख रहे हैं, हम लोग फाई लिखना पसंद कर रहे हैं। उसी थीटा को हम लोग क्या, जैसे कुछ एंगल जहां तो ऐड नहीं करना पड़ा, यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग ओमेगा टी लिख दे। मान लो कुछ एंगल फाई भी आ जाए, जैसे अभी दिखाए थे प्लस फाई, तो फाई दिखा देगा तो उसके बाद प्लस फाई रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रही हो क्या बोल रहे? तो अभी देखो दोनों दोनों साथ साथ है, देख रही हो? अच्छा तुम एक चीज पे और गौर करो, ये आई का एरो थोड़ा छोटा बना है और ई का एरो थोड़ा बड़ा बना है। ठीक है, तो ई का एरो बड़ा क्यों बना है उसको भी हम छोटा सा बता भी देते हैं। तुम ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ी हो, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर या आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। तो यहां पर तुम देखो कि अगर तुम आई नॉट निकालोगे तो उसको क्या लिखोगी? ई नॉट बाई आर लिखोगी। तो यानी कि तुमको ये समझ में आया कि जो ई नॉट होता है उसमें कुछ डिवाइड करते हैं तब करंट मिलता है, तो करंट का जो वैल्यू होता है हमेशा छोटा होगा। ये नहीं समझ में आया? चलो छोटा सा हम बना के बताते हैं। मान लो कि तुम यहां से ई नॉट का वैल्यू 2 डालती हो और आर का वैल्यू डालती हो 2, तो 2 2 कटेगा तो आई नॉट कितना आएगा? 1 आएगा, मान लो 1 एम्पियर। और अगर तुम ई नॉट कितना डाली थी बाबू बताओ, तो ई नॉट कितना डाली थी? 2 वोल्ट। तो देखो ई नॉट 2 वोल्ट है लेकिन आई कितना है? 1। तो हम कंपेयर नहीं कर रहे क्वांटिटी को, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का, इसका 1 तो इसका कितना है? तो यानी कि इसका जो वैल्यू है हमेशा छोटा रहेगा और ये वाले का वैल्यू सॉरी इसका वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा और ये हमेशा छोटा रहेगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको छोटा दिखाएंगे और ये इसका जो ईएमएफ है उसका एम्पलीट्यूड को हमेशा बड़ा दिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम ये बताओ यार कि ये पूरा जो है वो आई वेक्टर को दिखा रहा है, ठीक है, तो इस तरफ जो है तुमको दिख रहा है, इस एक्सिस में, कौन सा एक्सिस में? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में आई वेक्टर, और ये किसका दिखा रहा है? ई का दिखा रहा है। क्लियर है? हाँ बता रहे हैं। एक्स एक्सिस में तो एंगल जहां से मेजर कर रहे हो, एक्स में कुछ नहीं, एक्स में तुम मतलब एक्स एक्सिस से ही हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में कोई क्वांटिटी नहीं है। नहीं 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 वैसा कुछ नहीं। कहां पर हम वर्सेस लिखे हैं? यहाँ पर किसी के वर्सेस में ग्राफ बना रहे हैं नहीं ना, तो एक्स में कोई क्वांटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम देखना ध्यान से, अब तुम देखना ध्यान से। यहां पर तुम ये बताओ कि इस वाले एरो का लेंथ को कौन बता रहा है?
इस वाले एरो का लेंथ को आई नॉट, और इस एरो का लेंथ को कौन बता रहा है, ई नॉट। तो ई नॉट कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और तुमको बताया था ना भाई ई नॉट 2 रहेगा, तो देखो बड़ा है ई नॉट, और आई नॉट छोटा रहेगा, देखो छोटा है। तो ये जो दिख रहा है ना एरो का लंबाई, एरो ही है ना ये, एरो का लंबाई जो है वो मैग्नीट्यूड बताएगा। किसका मैग्नीट्यूड, ईएमएफ का और करंट का मैग्नीट्यूड है ना ये। अच्छा समझो एक और चीज, ये आई और ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखा रहा है। इंस्टेंटेनियस मतलब देखो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस मतलब जो अभी तुम करंट देख रही हो वो पर्टिकुलर कितना टाइम पे है, टी टाइम पे। वैसे ही ईएमएफ भी जो ये दिखाए हैं ये पर्टिकुलर टी टाइम पे, फिर ये रोटेट भी करेगा बाबू, रोटेट करते करते यहां भी पहुंचेगा, तो जब यहां पहुंचेगा तो ये एंगल चेंज हो जाएगा ना। तो ये जो ग्राफ बनाए हैं ये किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे बनाए हैं, देख रही हो ना, टाइम टी लिए हैं, क्या पर कुछ मेंशन किया टाइम, हम t/2 t/3 नहीं मेंशन किए, तो किसी भी टाइम टी पे ग्राफ ये बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा तो यहां पर हम लोग एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि आई नॉट एंड ई नॉट क्या बताएगा, एरो लेंथ। एरो लेंथ समझ रही हो ना, मतलब एरो कितना लंबा है उसके बारे में कौन बताएगा, आई नॉट और ई नॉट, ठीक है। एरो का लेंथ को बताएगा आई नॉट और ई नॉट। और ये आई वेक्टर एंड ई वेक्टर्स क्या है, आई वेक्टर ई वेक्टर कहां रहेगा हमेशा, वाई एक्सिस में, ये ध्यान रखना हमेशा वाई एक्सिस में। क्या ये एरो का लेंथ को बता रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस ये बता रहा है कि देखिए ये करंट के लिए स्टैंड कर रहा है और ये ईएमएफ के लिए। और तुम कभी भी आई नॉट और ई नॉट में वेक्टर नहीं लगाओगी, ठीक है। अभी हम इसका डेफिनेशन बताएंगे और थोड़ा सा इसको हम लोग इसको चेंज करके देखेंगे। अभी तो सेम फेज में था दोनों, अभी दोनों का फेज कैसा है, सेम फेज, क्यों समझ रही हो ना। अच्छा अब तुम देखना, क्या रेशियो हमेशा सेम होगा, मतलब ई नॉट और आई नॉट का रेशियो सेम होगा, मतलब रेशियो क्या मतलब, रेशियो कैसे सेम हो जाएगा, ये तो कंपेरेबल क्वांटिटी है ही नहीं। देखो तुमको ना ये जो हम 2 वोल्ट और 1 एम्पियर बताए हैं ना, तुम ये मत सोचना कि मतलब ये 2 है और ये 1 है, तो हम बस इसका वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये ई नॉट आई नॉट कंपेरेबल है, कंपेरेबल किसी हालत में नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज है और ये करंट है। वोल्टेज और करंट को क्यों कंपेयर करोगी, ये बस ग्राफिकली दिखाने के लिए कि कौन आगे कौन पीछे, उसके लिए ग्राफ बनाते हैं। अभी तो दोनों साथ साथ है, ठीक है, और तुम यहीं तक पढ़ी भी हो अभी। अब देखना हम लोग, अब हम क्या करेंगे कि करंट को आगे बढ़ा देंगे। करंट को क्या करेंगे, तो करंट को आगे बढ़ाने का मतलब ये मत सोचना कि आई नॉट को बड़ा कर देंगे, गलत। करंट को आगे बढ़ाने का जब बात करें तो ये समझना कि एंगल को आगे बढ़ाएंगे। तुम देखना हम आई नॉट ई नॉट को कुछ नहीं करेंगे, हम हमेशा किसके, जब भी फेजर का बात करेंगे तो हमेशा इन एंगल्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है, तो तुम एक बार इसको बनाओ, फिर आगे और डेफिनेशन और ये सब लिखवाएंगे। लिखो जल्दी बनाओ इसको। चलो आगे देखना तुम लोग, ये अभी कॉन्सेप्ट में तुमको हम पहला पॉइंट इसको मार्क कर लो, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ये 3 देख लोगी तो तुम फेजर समझ जाओगी, ठीक है। दूसरा देखना, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये लोग का फेज को सेम नहीं कर रहे हैं। अभी तो देखो लिखे थे सेम फेज में, अब फेज चेंज कर रहे हैं ये लोग। आप देखो करंट का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, मान लो हम करंट को बाबू आगे बढ़ा दे, तुम किसी को भी बढ़ा सकती हो, अभी हम करंट को आगे बढ़ा दे रहे हैं। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू तुम ये मत सोचना इसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसका फेज आगे बढ़ा रहे हैं। जब भी बोलेंगे ना करंट इज लीडिंग, तो ये मत सोचना कि करंट का वैल्यू बढ़ गया, करंट का फेज बढ़ गया, ठीक है। फेज बढ़ गया और वैल्यू बढ़ गया, अलग अलग मतलब दोनों का। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अभी इसको कुछ नहीं किया बाबू, इसको आगे बढ़ा दिए। लेकिन तुम एक बात और समझो कि अगर हमको इसी चीज को करना था तो दूसरे तरीके से कैसे करते हैं इसको, अभी सही रखो दिमाग में। हाँ जैसे हम, तुम क्या करो कि करंट को वैसे ही छोड़ दो, वैसे ही छोड़ दो इसको कुछ मत करो, ठीक है। तुम इसको बर्बाद कर दो, अरे इसको पीछे ही करना है ना, तो या तो इसको आगे कर दो या तो इसको बर्बाद कर दो। तो इसको बर्बाद कैसे करोगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वाई, ठीक है। तो ये अपने आप पीछे हो गया, तो चाहे तो ये ऐसे समझो, जाते हो तो समझो, है ना। अभी तुमको देखो, हम दोनों का डायग्राम तुमको बना के दिखाएंगे। देखो पहले हम लोग बनाते हैं, चलो इस वाले के लिए, ये वाले के लिए। तो इसके लिए अगर तुम फेजर बनाओगी तो तुम एक काम करो यार, अभी देखो तुम एक बात बताओ, इसी एक्सिस से काम नहीं हो जाएगा, देखो इधर का भी जरूरत पड़ेगा। अच्छा एक और चीज हमेशा समझो, जब भी तुमको प्लस फाई करना हो, समझो जब भी इसको आगे बढ़ाना हो तो इस तरफ लेके जाना। हमेशा यहां से मेजर कर रही हो ना, तो ऐसे एंगल बनेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे बढ़ेगा। और जब भी माइनस करना हो तो ऐसे करना, माइनस इधर जाना, नेगेटिव एक्सिस में जाना। जब नेगेटिव एक्सिस कहने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर ऐसे जाना, ठीक है। तो अभी तो प्लस करना है, तो यानी कि हमको किस एक्सिस में काम करना है, सिर्फ ये दोनों में, ऊपर वाले में, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ठीक। तो अभी तुम देखो, अच्छा यहाँ पर ये फाई लिखा है ना, π/2 लिखा है क्या, फाई का मतलब अभी हम मान के चल रहे हैं कि π/2 से वो छोटा है, ठीक है। π/2 समझ रही हो ना क्या होगा π/2 का मतलब, देखो जैसे इसको यहां पहुंचा देंगे तो ये π/2 होगा। अभी हम कहा, अभी हम बस फाई लिखे हैं, मतलब ये समझो कि इससे थोड़ा ऊपर। अभी ये तुमको करंट का एरो दिख रहा है,
इसको हम क्या करेंगे ओमेगा टी पे। अब देखो तुम ठीक से देखना, ये ईएमएफ का एरो और ये करंट का एरो दोनों किस पे, ओमेगा टी पे। अब हम क्या करेंगे कि जो करंट है उसको बढ़ा देंगे, तो मतलब इसको थोड़ा सा आगे सरका देंगे, तो यानी कि अब कुछ देखो ऐसा बनेगा ग्राफ, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ईएमएफ तो वहीं पर रहेगा, यानी ये ईएमएफ ऐसे ही रहेगा। ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, ईएमएफ के लिए ई वेक्टर, और ये किसके लिए हो गया, करंट के लिए आई वेक्टर। ठीक है, और तुम देखना कि ये तुम देखो ये ओमेगा टी एंगल है, उसमें देखो करंट में और एंगल कितना ऐड हो गया है, फाई। तो करंट का एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन ये ईएमएफ का भी कितना है, ओमेगा टी। ठीक है, और तुम देखो अब साफ साफ तुमको ये दिख रहा होगा, देखो हम गोल सा बना भी देते हैं यहाँ पर, ये किसके लिए हुआ, करंट के लिए, और ये किसके लिए हो गया, ये वाला ईएमएफ के लिए। ठीक है, तो अब तुमको साफ साफ दिख रहा होगा यार कि ये क्या कर रहा है, लीड, और ये क्या हो गया है, अपने आप ये क्या कर गया, या फिर तुम ऐसे समझ लो कि ये जहां था वहीं रह गया और वो आगे निकल गया, ये भी तो ठीक है। हाँ, नहीं नहीं होगा, वही तो कह रहे हैं ना तुम, ये तुम ओम्स लॉ मत लगाने लगो यहाँ पर कि आई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ओम्स लॉ मत लो, यहाँ पर फेज में चेंज का बात चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी रुक जाओ, धीरे धीरे, पहले ये डायग्राम पहले समझो, और उसके बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आएगा, एक ही बार में थोड़ी सब समझ में आ जाएगा। अभी जैसे ये तुम समझियो, अब इसका उल्टा ग्राफ बनाते हैं हम लोग, उल्टा यानी कि सेम चीज को दिखाएंगे, लेकिन अब किसके लिए दिखाएंगे कि हम लोग ईएमएफ को पीछे कर दिए, काम वही करने वाले, सेम ग्राफ है। तुम ये मत समझना कि पॉइंट नंबर 3 में पहुंच गए हम लोग अब किसका बात कर रहे हैं, इसी सेम चीज का। अभी यहां पर इसको तुम क्या बोलोगी बाबू, लीड, और इसको क्या बोलोगी, लैग। एक्सप्रेशन अलग अलग है लेकिन बात दोनों में सेम है। तो इसी सेकंड पॉइंट के लिए तुम ग्राफ क्या बनाओगे, अब देखो, अभी तुमको सबका जरूरत पड़ेगा ना, सारा क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ जाएगा तुमको। अब देखो, अब ये देखो, ठीक है, अभी तुम क्या करोगी कि करंट का जो एक्सप्रेशन है यहां से खींचोगी, और तुम पहले किसको दिखाओगी, चलो हम लोग एक काम करते हैं, पहले करंट जहां है वही रहेगा ना, करंट को जहां था वही रहने दो, और तुम पीछे किसको करोगी, ईएमएफ को पीछे कर दो। यानी ईएमएफ का ये बड़ा वाला एरो यहां होता तो उसको तुम पीछे कर दोगी। तो ये तुमको ओमेगा टी दिख रहा है, ये वाला ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस फाइव, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट, ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका क्या मतलब है, ओमेगा टी में से फाइव, तो ये ओमेगा टी है उसमें से फाइव, तो ये इधर जाएगा या यहां रहेगा, बता दो। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब लिखा रहे ओमेगा टी प्लस फाइव, समझना ये बहुत कंफ्यूज होता है सब लोग, तो ओमेगा टी में जोड़ना प्लस फाइव, मतलब ओमेगा टी से आगे बढ़ना, और जब लिखा रहे ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब ये ओमेगा टी, ये तो है ही ओमेगा टी, उसमें से माइनस फाइव, मतलब ग्राफ कहां आएगा, नीचे आएगा, मतलब कि ये तुम्हारा कुछ इस तरफ आएगा। तो ये तुम्हारा एंगल कितना घटा दी उसको, फाइव। ठीक है, ये फाइव एंगल घट गया, और ये किसके लिए हुआ, तुम्हारा ईएमएफ के लिए, थोड़ा बड़ा बन गया ज्यादा एरो, ये ईएमएफ के लिए हुआ, ये तुम्हारा आ गया, ये क्या हो गया, ई वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा बताओ, आई वेक्टर, और तुमको पता है ये क्या होगा, पूरा आई नॉट, और ये पूरा क्या होगा, ई नॉट, यानी कि एरो का लेंथ। मतलब कि कौन बड़ा है, समझो, तुम लोग जो पूछ रही थी ना कि सर ईएमएफ बड़ा होगा कि करंट बड़ा होगा, वो इसको देख के बताना है, आई नॉट और ई नॉट, और वो तो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि करंट बढ़ रहा है ईएमएफ घट रहा है, वो सब नहीं सोचना है कभी भी। ये जो एसी का जो इक्वेशंस लिखा हुआ है, कौन बढ़ गया कौन घट, करंट बढ़ गया ईएमएफ घट गया, ये सब बोलना मतलब इलॉजिकल बात है, क्योंकि करंट और वोल्टेज के साथ साथ चलता है ना, वो सब बोलना ये है कि लीड हो गया करंट, लैग हो गया ईएमएफ, ये सब टर्म्स यूज करना है ना, वो टेक्निकल टर्म नहीं हुआ फिर जो तुम लोग कह रही हो। ठीक है, अब तुम लोग अभी भी चैप्टर 3 में हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये सिंपल आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिख रहे हैं क्या, इसके बारे में नहीं ना बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लीड और लैग अभी बताया, थोड़ा देर अभी थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा कि लीड लैग क्या होता है, कैसे होता है। तो तुम इसको बनाओ जल्दी से, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बता देते हैं एक चीज समझना कि ये जो फाइव है इसमें कंफ्यूज हो गए थोड़ा, है ना, यहाँ पर एक गड़बड़ी देखो कर दिए, ऐसे यहाँ से होगा ये, ठीक है, एक छोटा सा गड़बड़ी कर दिया यहाँ पर, ऐसे होगा यहाँ पर, ऐसे कैसे होगा बता रहे, देखो जब तुम यहाँ पर प्लस कर रही हो ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी में फाइव जोड़ रही हो, और यहां लिखा है ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब इस एंगल में से घटोगी ना, समझी, किसमें, नहीं वैसा कुछ नहीं है, हाँ मतलब देखो अब इसको इस एक्सिस में कभी नहीं दिखाएंगे, जैसे तुम समझो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर समझने लायक अगर चाहो तो ऐसे भी बना सकती हो, उसमें कुछ नहीं है कि फाइव एंगल घट गया है। ठीक है, हालांकि अगर हम इसको यहां बना दे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्यों गड़बड़ होगा बता रहे हैं, फिर वो पाई बाई 2 हो जाएगा। देखो ओमेगा टी में से पाई बाई 2 घटाने का मतलब क्या है, 90 डिग्री बनना। ठीक है, तो फिर वो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसलिए पाई बाई 2 ना बना के तुम इसका एरो को थोड़ा यहाँ दिखा दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा ई वेक्टर हो जाएगा, और ये ई नॉट का एरो हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मान लो कि इसमें पाई बाई 2 घटाना रहता है हमको, तो देखो ग्राफ कैसा बनता, देखो ये आगे चल के हम लोग बनाएंगे ना तो उससे और क्लियर होगा। देखो ये मान लो कि तुम्हारा आई है,
ठीक है, ये आई के लिए हुआ, और ये एंगल कितना हुआ आई का, ओमेगा टी, और ये तुम्हारा हो गया किसके लिए, आई वेक्टर के लिए। अब तुम मान लो कि यहां पर फाई का वैल्यू कितना ले लो, पाई बाई टू। पाई बाई टू समझती हो ना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए एग्जैक्टली देखो यहां पर आएगा, तो ये एंगल कितना घट गया, पाई बाई टू। तो ओमेगा टी में से पाई बाई टू, तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट बीच में नहीं दिखा सकते हैं, पाई बाई टू हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको उधर ही दिखाना होगा, ऊपर ही की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम यहां नहीं दिखा सकते हैं इसको, जैसे हम अभी कर दिए थे वैसे नहीं दिखा सकते हैं। और एक और चीज याद रखना कि यहां से वो नहीं मेजर होगा, हम अभी यहां से मेजर कर दिए थे, यहां से मेजर नहीं होगा, यहां पर से मेजर होगा। यहां पर से मेजर क्यों होगा, हाँ ये जो ओमेगा टी है वहां से मेजर होगा, क्योंकि तुम ओमेगा टी में से घटा रही हो ना बाबू, तो ओमेगा टी में से शुरू करोगी ना घटाना। समझिए मेरा बात? इसमें तो क्या था ये ऊपर वाले में कि उसमें ऐड करना था, तो एडिशन तो यहां से थोड़ी थोड़ी होगा, ओमेगा टी तो ऑलरेडी है उसमें ऐड की, समझी? और जब घटाना होगा तो ओमेगा टी से शुरू करके तब घटाना। क्लियर है मेरी बात की नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो इसको बना लो जल्दी से। वो पाई बाई टू का हुआ, बनाने का जरूरत नहीं, ये वाला तो समझाने के लिए बताया, ये आगे चल के तुम लोग देखोगी ये ग्राफ। तो जब ये एरो एकदम बीच में लाई करवाओगी, तब कब करवाना बीच में लाई, जब पाई बाई टू घटाना हो तब। ठीक है, पाई बाई टू से कम के लिए तुम यहां पर या यहां पर बना सकते हो। इसका वैल्यू तो ऐसे थोड़ी यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे कभी, या 60 डिग्री, वैसा नहीं लिखेंगे कभी भी। ठीक है, चलो बनाओ इसको जल्दी। अगर फेजर जो हम लोग पढ़े अभी उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं फेजर का डेफिनेशन, और फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे इससे जुड़ा। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन तुम लिखोगी, अ डायग्राम इन विच ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये एवी का मतलब क्या समझ रही हो ना? ऐसा डायग्राम जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ग्राफिकली, ठीक है? और उसमें क्या दिखा रहे हैं, डायग्राम इन विच एसी करंट एंड एसी वोल्टेज आर रिप्रेजेंटेड बाई, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर यहां किसको बोल रहे हैं, यहां लिख देते हैं ई वेक्टर या फिर आई वेक्टर को। ई वेक्टर और आई वेक्टर को रोटेटिंग वेक्टर ले रहे हैं ना, ये जो घूम रहा है ऐसे से, कौन घूम रहा है ऊपर नीचे, आई वेक्टर और ई वेक्टर, तो उसको रोटेटिंग वेक्टर बोलते हैं। और इसी रोटेटिंग वेक्टर का दूसरा नाम होता है फेजर्स, इसलिए नाम है फेजर डायग्राम। ये जो तुम आई वेक्टर और ई वेक्टर लिख रही हो ना, जिसमें वेक्टर लगा रही हो, इसको हम लोग फेजर्स बोलते हैं। अब तुम ये मत सोचना कि फेजर डायग्राम इस चैप्टर में ही बना रहे हैं, हम लोग ये फेजर डायग्राम इसमें बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो 11th का ऑसिलेशन वाला चैप्टर है, उसमें अगर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उसको भी ग्राफिकली दिखाने के लिए इन फेजर्स का हेल्प लेते हैं। तो जहां पर भी कहीं रोटेटिंग चीज रहता है, रोटेटिंग क्वांटिटी, तो उसको हम लोग फेजर से दिखाते हैं। तो यहां पर तो मेरे लिए ई और आई है, इसलिए देखो क्या लिखे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट और देखो दोनों बात लिखे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दोनों होना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट दोनों को दिखाते हैं जिसमें, ठीक है? विथ आर रिप्रेजेंटेड बाय रोटेटिंग वेक्टर्स विथ प्रॉपर क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोनों के बीच में, विथ प्रॉपर फेजर एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फेजर एंगल बिटवीन देम। उन लोगों के बीच में जो फेजर एंगल है उसी से मालूम चल रहा है ना कि ये आई वेक्टर और ई वेक्टर से मालूम चल जा रहा है, नहीं, ये फेजर एंगल इंपॉर्टेंट है, उसी से मालूम चल रहा है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो फेजर डायग्राम तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और छोटा चीज, क्या बोल रही हो, एवी का मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, लिख लेना नोट्स में अच्छे से वो, ठीक है? अब हम आगे थोड़ा सा और एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि तुम देखना, ये मिटा दे ये वाला, तुम देखना एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस ये लिखोगी ना उसके बाद ये नोट करना, ठीक है? जो इधर हम लिखवा रहे हैं, देखो तुम देखना एक इंपॉर्टेंट चीज और इसी से रिलेटेड छोटा सा और कॉन्सेप्ट, कि तुमको एक और चीज इससे दिख रहा होगा साफ साफ कि ये सही कैसे है फेजर डायग्राम दिखाना। मान लो कि तुम यहां से एक लाइन खींचती हो, तो तुमको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ओ एम जी, ओ माई गॉड ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ओ माई गॉड। इस ओ माई गॉड ट्राइंगल में तुम देखो, ये वाला ट्राइंगल में देखो, इसमें तुम अगर साइन थीटा निकालोगी तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहां पर थीटा कितना है, ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी। तो थीटा को तुम अगर ओमेगा टी ले लोगी तो साइन ओमेगा टी आएगा यहां पर, अरे थीटा को ही ओमेगा टी माने है ना, परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर यहां पर कौन है, परपेंडिकुलर यहां पर कौन है, ई, इस ट्राइंगल के लिए, तो यानी कि लिखोगी ई अपॉन, वेक्टर मत लगाओ अभी इसमें, क्योंकि वो तो बस डायग्राम में दिखाना है ना, वेक्टर है तो ई असल में वेक्टर नहीं, कभी भी देखो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हालांकि ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये ई वेक्टर का खाली फेजर में दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। अब क्यों यूज कर रहे हैं वो तो छोटा सा बता दिए तुमको, क्योंकि इसको घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और जो रोटेशन होता है हमेशा वेक्टर का होता है, इसीलिए उसके ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं, लेकिन वो वेक्टर होता नहीं है,
सिर्फ इस डायग्राम में दिखाने के लिए उसको वेक्टर बना रहे हैं, बाकी वेक्टर है नहीं वो। क्लियर है कि नहीं? देखो क्योंकि ये जो आई नॉट, ये जो ई नॉट और आई नॉट है वो तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड थोड़ी घूमेगा, कोई क्वांटिटी ना रोटेट करेगा, किसी क्वांटिटी का रोटेशन होगा, तो कोई वेक्टर क्वांटिटी का होगा, इसीलिए वेक्टर का यूज कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कहां पर एच की जगह पे? नहीं नहीं, एच की जगह पे ई नॉट क्यों, कहां पर एच की जगह पे? एच यानी हाइपोटेन्यूज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां देखो अभी ये हाई परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर यानी ई अपॉन ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा? ये वाला हाइपोटेन्यूज। तुम इस ट्राइंगल को लियो ना, तो ये 90 डिग्री ये और इसको तुम क्या बोलती हो? इसको तुम क्या बोलती हो? ई नॉट बताए थे ना, और ये छोटा वाला को आई नॉट। तो ये तुम्हारा ई नॉट, तो यहां से ई कितना आ जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो जो फॉर्मूला पढ़ रही हो वो आ रहा है ना यहाँ से, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तुम और दूसरा ट्राइंगल में देख लो, दूसरा ट्राइंगल कहने का मतलब ये वाला, इसके लिए। तो इसके लिए जब देखोगी आई के लिए, तो यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा एक और, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगी, दिखा ये ट्राइंगल, उसको हम लोग ओ जी एफ ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ जी एफ। तो इस ट्राइंगल में तुम देखना, इस वाले ट्राइंगल में देखना, ओ जी एफ ट्राइंगल में, कि तुम जब निकालोगे यहां से साइन थीटा, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे उसका? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर थीटा कितना है? हाँ ये ध्यान देना, ये पूरा थीटा होगा ना, ये ट्राइंगल में ये पूरा थीटा होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। परपेंडिकुलर कौन है इसमें? थीटा के सामने ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर कौन है? आई। तो और नीचे में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि 90 के सामने ये, तो इसको तुम आई नॉट कहती हो अपॉन आई नॉट। देखो दोनों इक्वेशन आ गया। तो यहां से अगर आई निकालोगी तो आई नॉट इधर भेजोगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये तुम्हारा करंट का मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों भी लास्ट में लिख लेना ताकि तुमको एकदम फेजर चमक जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे देखना, आगे एक छोटा सा चीज और, हल्का सा छोटा सा चीज देखो, तुमको जो फेजर बनवाया जा रहा था उसमें तीसरा पॉइंट देना, ये तुम समझ भी जाओगी। अभी देखना यार, तुमको हम ग्राफ में ये साइनोसॉइडल वेव वाला ग्राफ में ये समझाए थे हम कि जैसे ये ऐसे कर्व जाता है साइनोसॉइडल, ठीक है, यहां पर टाइम पीरियड कितना होता है? टी, और यहां टाइम पीरियड कितना होता है? टी बाई टू, और यहां पर टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होता है इसके बाद? ये टी बाई टू होता है कि टी बाई फोर होता है? सोच लो, टी बाई फोर होता है ये, और ये कितना होता है? टी बाई टू, और यहाँ कितना होता है? थ्री टी बाई टू, और यहाँ कितना होता है? टी। यहाँ तक ठीक है? यहाँ पर थ्री टी बाई फोर होगा, सॉरी यहाँ पर थ्री टी बाई फोर और यहाँ पर टी। ठीक है, अब सुनो, अब इसी ग्राफ को, इसी ग्राफ पे तुम देखो यहाँ टी बाई फोर, टी बाई फोर, तो इसका क्या मतलब समझना। अभी तुम ये बताओ यार, ये टी बाई फोर पे हमको करंट का वैल्यू क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। कितना मिल रहा है यहाँ पर करंट का वैल्यू? आई नॉट, या फिर ईएमएफ कितना मिल रहा है? ई नॉट। क्योंकि तुमको बताया ना ये करंट, ये जो ग्राफ है वो एसी डीसी दोनों के लिए, एसी और एवी दोनों के लिए बनता है। एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि दोनों अपना अपना वैल्यू चेंज करता है ना। लेकिन हम लोग बस बात करंट का करते हैं क्योंकि किताब में हर जगह वही दिया रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, यहाँ पर इस ग्राफ में इधर करंट भी है और ईएमएफ भी है, जिसका साफ साफ सबूत ये है। कौन? फेजर डायग्राम। तुम ये समझो यार, ये जो तुम ग्राफ दिखा रही थी ना एसी का, उसी एसी का ये साइनोसॉइडल कर्व को तुम यहां दिखाती हो फेजर डायग्राम में। तुम ये पहले ही कर रही थी काम, लेकिन अब तुम उसको किस में दिखा रही हो? फेजर में। क्यों? समझो, बता रहे हैं। क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आने लगा, कॉम्प्लेक्सिटी आने लगा। क्या कॉम्प्लेक्सिटी? कि देखो ये ग्राफ जो है अभी किसका है? करंट का कि ईएमएफ का है? बताओ। ये ग्राफ करंट दोनों का है, क्योंकि तुम करंट को क्या लिख रही हो? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई को क्या लिख रही हो? ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन सुनो बाबू, ध्यान दो, क्या ये हमेशा ऐसा होगा? नहीं, कभी -5 हो जाएगा, कभी इसमें +5 हो जाएगा। तब तो ये ऐसे ग्राफ को मतलब कि तब तुम जब वेव बनाओगी, मान लो ये ईएमएफ में -5 हो गया, साइन ओमेगा टी -5, तब इसका ग्राफ थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा। ये बात समझ में है? देखो ये ई का ग्राफ कौन सा है? यही वाला, और ये आई का ग्राफ यही वाला। लेकिन कब यही वाला? जब दोनों का ओमेगा टी एंगल है। जब इसमें मान लो +5 हो गया, तब तो इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर से बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे से लीड करवाने के लिए होगा। ठीक है, बताएंगे वो हम, करंट को आगे बढ़ाने के लिए होगा। +5 जब करना है तो यानी कि करंट को आगे बढ़ा रहे हैं, लीड करवा रहे हैं, वो बताएंगे हम। लीड और लैग बताएंगे अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं। लीड और लैग थोड़ी देर में जब सर्किट स्टार्ट करेंगे उस समय समझाएंगे लीड और लैग का मतलब।
हाँ वो बताएंगे, वो तो सर्किट से समझ में आएगा ना, ये ग्राफ से कैसे समझ में आ जाएगा? ये तो ग्राफ में भी तुमको बता रहे हैं कि कब लीड को दिखाते कैसे और लैग को दिखाते कैसे हैं। लीड होता कब है, लैग होता कब है, वो तो सर्किट थ्योरी पढ़ने से समझ में आएगा। ठीक है, उसको यहाँ कैसे बता दे ग्राफ के साथ साथ, समझ में आया? अच्छा सुनो, तो अभी तो सेम सेम है दोनों, तो टेंशन खत्म है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर कुछ एंगल आने लगेगा माइनस या प्लस, तब ये गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसका हेल्प लेंगे। अभी तुम देखो यार, इस पॉइंट पे यहाँ पर आई नॉट आ रहा है और ई नॉट आ रहा है, और तुम यहाँ भी वही चीज देखोगी। जैसे ये अभी यहाँ पर मान लो ईएमएफ है, और ये क्या किसके लिए है? करंट के लिए। दोनों अभी कितना एंगल पे है? ओमेगा टी पे। तो जब ये ओमेगा टी को तुम कर दोगी पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री करोगी तो आई बराबर कितना आ जाएगा? आई नॉट। ई बराबर कितना आ जाएगा? नहीं समझी ये? देखो, जब तुम यहां पर 90 डिग्री डालोगी तो साइन 91, और यहां भी जब 90 डिग्री डालोगी तो साइन 91। यानी कि ये समझ में आया कि ये दोनों किस वैल्यू पे पहुंच जाएगा? पीक वैल्यू पे। तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा अगर पीक पे पहुंचाओगी उसको? तो ये वाला पहुंच के कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, यहां ई नॉट आ जाएगा, और आई आई कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। यानी कि यार, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है वो इसके बराबर होगा, लेकिन कब बराबर होगा? जब दोनों अपना पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये बात? तो वही हम कह रहे, देखो हम तुमको क्या बताना चाह रहे, हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं, ये जो ग्राफ तुम देख रही हो, इसका यहां पर जो तुम दिखा रही हो, यहां पर कितना है? ये आई नॉट ई नॉट है। उसी चीज को तुम यहां पर दिखा रही हो। जैसे इसका ये पीक वैल्यू आई नॉट ई नॉट का यहां पर है, वैसे ही इसका पीक वैल्यू कहां है ग्राफ का? यहां पर। फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो उसी हिसाब से चेंज करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको वेव डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। तो ये दो डायग्राम्स है, क्या दोनों अलग अलग चीज दिखाता है? सेम चीज दिखाता है, दोनों करंट और ईएमएफ को ही दिखाता है। लेकिन ये फेजर डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि कौन आगे कौन पीछे। वही वाला मामला देखो, तुमको दिखाएं लड़का लड़की दोनों साथ में है, बढ़िया। अब तुमको मान लो कि हम एक बार ऐसे दिखा दे पिक्चर, ये इस टाइप से लो। अब तुमको किसको डिसाइड करोगे कौन पीछे गया कौन आगे गया? ये तो लग रहा है दोनों की, ये हो सकता है कि ये ऐसे होगा तो इधर हट गई होगी, या ये ऐसे होगा तो इधर हट गई होगी। तो वो दिखाएं कैसे हम? हाँ, ये भी हो सकता है कि ऐसे था दोनों ऐसे से हो गया, ये भी तो हो सकता है। तो उसको दिखाएं कैसे हम? हालांकि ऐसा नहीं होता कि करंट और ईएमएफ दोनों एक साथ पीछे जा रहा है, दोनों में से कोई एक हटेगा। दोनों कैसे हट जाएगा? दोनों हटने से तब तो फिर डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं? तो इसीलिए इसका जरूरत पड़ रहा है। तो इसका फेजर डायग्राम क्यों पढ़ना है? ताकि ताकि एसी नहीं पढ़ पा रहे थे क्या? नहीं, एसी तब भी समझ में आ रहा था, लेकिन फेजर डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, इसीलिए फेजर का यूज है। बाकी बिना फेजर का भी तुम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ सकती हो। समझ आया? और फेजर डायग्राम किसको रिप्लेस कर रहा है? वेव डायग्राम को। तो तुम एक बात समझना कि जब तुमको हम सर्किट थ्योरी पढ़ाएंगे अभी, तो उसमें जहां पर तुमको हम फेजर दिखाएंगे, उसी का सेम टू सेम इक्विवेलेंट क्या बना के दिखाएंगे? वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम कहीं पर रहेगा तो वेव डायग्राम भी आएगा, दोनों साथ साथ चलेगा। समझ रही हो मेरी बात? क्या दोनों में कोई अलग अलग चीज दिखेगा? नहीं, सेम बात दिखेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसको लिखो जल्दी से, इसको बना लो। मतलब मतलब ये वाला कौन सा डायग्राम हुआ लिख लेना, ये वेव डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है, और दोनों सेम चीज को दिखा रहा है, ये अंग्रेजी में लिख लो। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किट थ्योरी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया फेजर डायग्राम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किट थ्योरी। और तुम एक बात फिर से, कि हम लोग जब जब फेजर बनाएंगे तो उसके इक्विवेलेंट वेव भी बनाएंगे। अब तुम फेजर सर्किट थ्योरी, ठीक है, हाँ बोलो। नहीं, वो सब अभी बाद में आएगा, जब तुम सर्किट थ्योरी पढ़ रही हो ना, तो जब अलग अलग सर्किट बनाओगी। कौन 90 डिग्री वाला नहीं, ये तो फाई वाला हुआ। यहां पर जितना भी डायग्राम बताया वो तो फाई एंगल के लिए बताएं, फेजर एंगल फाई लेके चले हैं। वहां पर हम एंगल थोड़ी जस्टिफाई किया कि 90 है कि 180 डिग्री है। क्या? नहीं, हाँ उस समय 90 डिग्री था, तुमको ऐसे बना के, लेकिन उसको डायग्राम रिप्रेजेंट कहाँ किया उसको हम? उसको तो बस हम ऐसे बनाए ना यार, ठीक से देखो। उसमें ओमेगा टी को हम 90 डिग्री डाले तो यहाँ ऐसे दिखाए थे उसको। तो ये ओमेगा टी कहाँ तक चल जाएगा? यहाँ तक चल जाएगा जब 90 डिग्री, मतलब ये वाला उठ के यहाँ चल जाएगा। तो उसको बनाए थोड़ी है अभी, जब बनाएंगे उसको ग्राफिकली तो उस समय फिर बात करेंगे। वो तो समझा रहे थे बस तुमको हम कि अगर होगा। हाँ आएगा आएगा, आगे चल के आएगा। अभी देखो सर्किट थ्योरी में सबसे पहला जो सर्किट तुमको पढ़ना है उसका नाम है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसका और भी बहुत सारा नाम है, मतलब इसको और भी तरीके से हम लोग बोलते हैं। दूसरा और क्या बोलते हैं इसको? सर्किट, एसी सर्किट ऐसे लिखना होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर। ओनली अ रजिस्टर मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो। प्योर किसको बोलती हो? प्योर मतलब कि जिसमें दूसरा कोई इंप्योरिटी नहीं मिला हो।
तो अभी जो हम सर्किट तुमको पढ़ा रहे हैं वो प्योरली रेजिस्टिव है। क्यों प्योरली रेजिस्टिव का मतलब? जिसमें सिर्फ क्या लगा हो, रजिस्टर, और कोई डिवाइस नहीं हो। और कोई डिवाइस कहने का मतलब कोई बल्ब भी चलेगा, बल्ब में भी तो सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टर ना हो, कैपेसिटर ना हो, ये सब ना हो, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर हो, यानी कि आर सर्किट भी बोलेंगे उसको। तो इसका डायग्राम देखो ऐसा बनेगा सर्किट का। ये तुम्हारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और इस तरफ इसको कनेक्ट करेंगे हम किससे, एसी सोर्स से। देखो ये तुम्हारा एसी सोर्स, और यहां पर इस एसी सोर्स का ईएमएफ कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब तुम देखो कि दोनों में कोई, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर। व्हाट इज आर, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो पहला पॉइंट यही लिखना है, नो फेज। एग्जाम में पूछता है ये कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो एक भी नहीं, 0, नो फेज डिफरेंस। अभी तुम इसके बाद क्या पढ़ोगी नेक्स्ट, प्योरली इंडक्टिव, उसमें फेज डिफरेंस आ जाएगा, मतलब वही फेजर का, फेजर में एंगल चेंज करना पड़ेगा, फिर क्यों आएगा वो भी बताएंगे। नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस बिटवीन व्हाट, करंट एंड ईएमएफ। तो तुम आई वेक्टर ई वेक्टर या फिर आई और ई सिंबल भी लिख सकते हो, कोई फेज डिफरेंस है नहीं है। तो लेकिन ये मत लिखना ई नॉट और आई नॉट में, भगलोल, ये ई और आई में देख देख के मालूम चलता है, ठीक है। कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब यहां पर दोनों के बीच में बहुत प्यार है बाबू। फाई कितना है दोनों के बीच में, 0। अब ये फाई 0 कैसे, वो भी छोटा सा बता दे रहे हैं। देखो फाई निकालते कैसे हैं, फाई यानी कि फेज डिफरेंस निकालते कैसे हैं, छोटा सा नेक्स्ट लाइन में बताते हैं। देखो कैसे करना है उसको। यहां पर इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी, और ये वाले का भी एंगल कितना है, ओमेगा टी, माइनस करके कितना आ रहा है, 0। इसलिए बोल रहे हैं फेज डिफरेंस एक भी नहीं है, मतलब फेज 0 डिग्री है, ठीक है। तो कोई लैग कर रहा है, कोई नहीं, कोई लैग बिहाइंड लीड बिहाइंड नहीं कर रहा है, दोनों का फेज ही सेम है। लैड और लीड यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों साथ साथ है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, जो तुम लोग का भी जस्ट हम बता भी दिए उसका आंसर थोड़ा देर पहले। जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसमें हम लोग हमेशा जो ई नॉट है उसको बड़ा बनाते हैं, और आई नॉट को हमेशा क्या बनाते हैं, छोटा। तुम ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ, होता है आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर, होता है ना। तो ये आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर इसके लिए है या फिर इसके लिए है, इधर वाले के लिए। ये जो लिखे है ना आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर, ये ईएमएफ और इसके लिए, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए लिखे है ना आई और ई। लेकिन इसी को अगर हम सिर्फ एम्पलीट्यूड के लिए लिखें, तो एम्पलीट्यूड के लिए इसी को क्या लिखेंगे, एंड। ये एम्पलीट्यूड के लिए हुआ क्या, दोनों अलग अलग चीज है, बिल्कुल अलग अलग चीज है। ये तुम्हारा हुआ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि ये पूरा आई का और ये पूरा ई का। और तुम एक और चीज देखो यार, यहां पर आई को कितना डालोगी बताओ, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां ई को कितना डालोगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कटा तो वही आया। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो। तो यानी कि तुम ये लिखना ज्यादा पसंद करोगे या ये वाला, तो मेरा जवाब है ये वाला। क्यों, क्योंकि तुम जो एरोस दिखा रही हो ना, बड़ा और छोटा, वो इसके बेसिस पे दिखा रही हो या फिर इनके बेसिस पे दिखा रही हो, इसके बेसिस पे दिखा रही हो, समझी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि करंट का एम्पलीट्यूड क्यों छोटा होता है, सुनो क्वेश्चन सुन लो, करंट का एम्पलीट्यूड क्यों छोटा होता है, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड क्यों छोटा होता है, तो सिंपल सा उसका मैथमेटिक्स जवाब है। क्या सिंपल सा उसका जवाब है कि आई नॉट को तुम लिख रही हो ई नॉट बाई आर, और क्योंकि यहां पर आर से डिवाइड हो रहा है इसीलिए तुम्हारा आई नॉट का वैल्यू छोटा आ रहा है, और ई नॉट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा उससे। किसमें, एम्पलीट्यूड में, ठीक है। मतलब वही जो एग्जांपल दिए थे हम कि अगर ई नॉट का वैल्यू 2 है तो आई नॉट कितना आएगा, 1 आएगा। समझिए ये बात, ये क्लियर है, ठीक। तुमको आया जी ये समझ में, हाँ। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज देखो, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात, सिंस दे आर इन सेम फेज so they attain their maxima and minima at same instant of time। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि दोनों ऐसे से चलेगा, देखो ऐसे, ये करंट ईएमएफ ऐसे से चलेगा दोनों, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज देखना, ये ऐसे से नहीं कर रहे हैं बाबू, ऐसे से नहीं कर रहे हैं हम ऐसे से कर रहे हैं, क्योंकि ईएमएफ ऊपर और करंट थोड़ा नीचे रहेगा ना। क्यों ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि इस भाई का एम्पलीट्यूड 2 रहेगा, इसका 1 रहेगा, तो साथ साथ चलेगा, लेकिन एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो अभी उसी चीज को हम लोग अब इसका फेजर बनाएंगे। अब फेजर तो तुम इसका ऐसे बना दोगी, और तुम तभी से इसी का फेजर बना रही हो, अगर यकीन मानो तो इसी को तभी से बना रही हो ना, ठीक है। चलो तो हम लोग इसका फेजर बनाते हैं। अब नहीं लिखियो, लिखो, इसको मिटाएंगे पूरा।
लिखो जल्दी से उसको, ब्लू और ब्लैक। देखो आगे, अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो किसका है, फेजर डायग्राम का, है ना। किसका फेजर डायग्राम बना रहे हैं अभी हम लोग, फेजर डायग्राम अभी हम लोग बना रहे हैं प्योरली रेजिस्टिव का, फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम दोनों बनाएंगे, मतलब जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हो उसका, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो बनाते हैं पहले, ये तो तुरंत बन जाएगा। अभी पहले इस तरफ हम लोग किसको दिखाएंगे, वाई एक्सिस में जो दो रोटेटिंग वेक्टर्स रहेगा उसका प्रोजेक्शन, है ना। तो यानी कि ये तुम्हारा हुआ ई नॉट, और ये क्या हो गया आई नॉट, और इधर क्या हो गया ई वेक्टर, और ये क्या हो गया आई वेक्टर, और दोनों का एंगल फेज सेम था ना, तो ओमेगा टी फेज होगा दोनों का, ठीक है, ये ठीक है। अब इसी का देखो तुम वेव डायग्राम, वेव डायग्राम क्या दोनों साथ साथ चलेगा, बिल्कुल साथ साथ चलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो साथ साथ चलेगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो तुम देखो ये मान लो ये बना है, ठीक क्या, अरे तो साथ साथ तो फेज तो दोनों का सेम है ना, वही तो समझा रहे, देखो समझ में आएगा, देखो देखो ठीक से, ये देखो ऐसा कुछ हो रहा है। अब तुम देखो ये वाला जो है ये किसको बता रहा है, ई वेक्टर, और ये किसको बता रहा है, आई वेक्टर, ठीक है। और ये पीक वैल्यू किसका है, ये वाला पीक वैल्यू, और ये पीक वैल्यू किसका है, आई नॉट, समझ आया। यहां पर एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और यहां एंगल कितना होगा पाई/2, अगर एंगल के टर्म में लिखो तो, क्योंकि जहां पर टाइम पीरियड T/4 होता है वहां पर एंगल पाई/2 पता है ना। ये एंगल कितना होगा पाई, और ये एंगल कितना होगा 3π/2, ठीक 3π/2, और वो कितना होगा 2π। समझ में आया ये ग्राफ। तो ये हुआ वेव डायग्राम एंड ये हुआ फेजर डायग्राम। अब तुम देखो यहां पर दोनों साथ साथ का क्या मतलब, देखो देखना ठीक से, यहां पर देखो ये आई नॉट भी यही है, ई नॉट भी यही है, देख आई नॉट भी यही है, ई नॉट भी यही है, तो ये मतलब होता है सेम फेज का। तो ये जो सेम फेज में है ना, मतलब ये जहां पर ऊपर हो रहा है वहीं पर ये भी ऊपर हो रहा है, जहां पर ये ऊपर वहीं पर ये भी ऊपर, वो है तुम्हारा फेज डिफरेंस ओमेगा टी, समझी। तो वही चीज तो तुमको वहां थ्योरी में भी लिखवाए हैं कि जब ये आई नॉट मैक्सिमा अटेन कर रहा है उसी समय ई नॉट भी अपना मैक्सिमा अटेन कर रहा है, और जब ये आई नॉट मिनिमम हो रहा है तो उस समय ईएमएफ भी क्या हो जा रहा है मिनिमम। तो उस बात को बताता है ये फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस से ये मालूम चलता है कि कब कौन मिनिमम कब कौन मैक्सिमम। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो ये फेज डिफरेंस सेम है, सेम है वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है, यहाँ पर सेम है इस तरीके से जस्टिफाई हो रहा है कि जहां ये मैक्सिमा वहां ये मैक्सिमा, वही बात दोबारा से, जहां पर ये मिनिमा वहां पर ये मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी ये ऊपर में है और ये नीचे में है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हाँ क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड देखो छोटा है और इस वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो उसका बड़ा उसका छोटा। समझ में आ गया होगा ये पूरा क्लियर। चलो बना उसके लिए, हाँ ये वाला जो है ना इस तरफ, जैसे इस तरफ तुम ई और आई को दिखा रही हो ना, तो इस तरफ जो ये इधर वैल्यू बढ़ रहा है किसका है ओमेगा टी का, ओमेगा टी का ही है ना। तुम याद करो यार, नहीं याद आया, देखो 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 ओमेगा टी, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2π टाइम पीरियड, और यहाँ टाइम पीरियड। तो तुम देखो कि इस तरफ तुम लिखती थी ना T/4 3T/4, तो तुम देखो अभी तुमको हम जस्ट बताए थे कि ये दोनों अपना फेज को बताता है। तो जैसे यहाँ पर फेज ओमेगा टी है, वही फेज ओमेगा टी इधर चल रहा है, बस यहाँ पर उसको किस में रिप्रेजेंट किए हैं रेडियन में, रेडियन है ना ये, π/2 पाई 3π/2 2π रेडियन है, ठीक है। अच्छा तुम एक और चीज़ समझना कि तुम जब स्टार्टिंग से पढ़ रही थी तो तुमको हम बोल रहे थे ना कि चैप्टर का नाम ये ऑल्टरनेटिंग करंट या तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होना चाहिए। अब सुनो कि हम लोग दो दो ग्राफ क्यों नहीं बना रहे थे। देखो तुम समझो यार कि अगर ये लोग को साथ में नहीं बनाते तो कितना दिक्कत होता समझने में। देखो अगर हम दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाए, ठीक, तो ये तुम्हारा किसका ग्राफ हो जाएगा ईएमएफ का, और ये किसका होगा करंट का। देखो ये ग्राफ किसके लिए बनाया है ईएमएफ के लिए, और ये किसके लिए बनाया है। तो तुमको कोई डिफरेंस मालूम चलता, तुम तो बोलती कि अच्छा हो सकता है कि किसी दिन सर को मन किया होगा थोड़ा बड़ा बना दिए, किसी दिन मन किया थोड़ा छोटा बना दिए, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। तो ये वाला जो तुमको दिख रहा है किसको दिखाता है, ये जो बड़ा और ये छोटा मैग्नीट्यूड को। तो तुम सुनो, अब तुम कोई दूसरा किताब में देखोगी तो हो सकता है यहाँ पर आई नॉट और ई नॉट लिख दे, तो उससे घबराने वाला बात नहीं है। आई नॉट और ई नॉट क्यों लिखेगा बता देते हैं। देखो जैसे ये तो हम अभी आई नॉट इसको बोल रहे हैं ना, और ये वाले को क्या कह रहे हैं
ये पूरा को कह रहे हैं ई नॉट, तो वो क्या करेगा ना, इसी चीज को यहां लिख देगा, तो उससे घबराने वाला बात नहीं है। हाँ लेकिन फेज, ये जो फेजर है वो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए कि मतलब ये एरो का, वही इसलिए पहले क्लियर किए हम, ये एरो का लेंथ हमेशा किसको बताएगा, आई नॉट और ई नॉट को, एरो का लेंथ। वैसे ही ये जो डायग्राम है इसमें एम्पलीट्यूड किसको बताएगा, आई नॉट और ई नॉट को। क्या कभी भी ये आई हो सकता है, कभी भी ई नहीं, वो दिमाग में रखना चाहिए। बाकी तुम लिखने का कहीं भी लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मामला क्लियर होना चाहिए कि ये जो एम्पलीट्यूड है दैट इज आई नॉट और ई नॉट का वैल्यूज, ठीक है। और बाकी ये जो तुम इस तरफ दिखा रही हो जो कि उसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब या फिर ऐसा बोलो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कि नहीं बताओ, ठीक है। तुम जैसे ही यहाँ नीचे पहुंचोगी तो चेंज हो जाएगा ना, फिर क्या इसको आई नॉट, जैसे मान लो यहाँ पहुंच गई तो क्या इसको ई नॉट और आई नॉट बोल पाओगी, नहीं, फिर तो ये आई और ई को ही सोचना पड़ेगा। तुमको समझ में आया क्या बोले, यहां पर ना खाली आई नॉट और ई नॉट होगा, ये कितना हुआ आई नॉट की नॉट, ये वाला बताओ कितना है ई नॉट, और ये क्या है, लेकिन फिर जैसे आगे बढ़ी तो ये ई नॉट आई नॉट होगा नहीं, पीक तो खाली यहीं पर होता है ना, इसलिए ये आई और ई भी इंपॉर्टेंट है, समझिए, क्योंकि आई और ई ही फिर आगे चल के जस्टिफाई करेगा कि उसका वैल्यू कैसे कैसे चेंज कर रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे वो चेंज हो रहा है ना, ठीक है, समझ में आ गया पूरा ग्राफ। चलो अब तब देखो, सुनो एक और चीज कि जो तुम लोग पूछ रही हो कि सर लीड कब होता है लैग कब होता है, ऐसा कुछ इसमें हुआ अभी तो इसमें नहीं हुआ। जब तुम पढ़ोगी प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो उसमें तुमको हम साफ साफ डेरिवेशन से भी ये बता देंगे कि क्यों आखिर हम लोग फेज आगे बढ़ जाता है, करंट ईएमएफ पीछे हो जाता है, वो डेरिवेशन से समझ में आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।